हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आईआईटी के लिए एज वेल एज नीट के लिए। इस चैप्टर को हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर अच्छे लेवल तक कंप्लीट करेंगे आपका। बस मेरे साथ बने रहिए। जितने क्वेश्चंस आईआईटी में नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको डील करेंगे। आप टेंशन मत लो, यहाँ पे हैं सारे क्वेश्चन बताने के लिए, आपको एक एक पार्ट बताने के लिए। तो सबसे पहले लाइट के बारे में समझना हम लोगों को, बिकॉज ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में जानना ही बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो लाइट है क्या? तो लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब मुझे पता है पूरे यूनिवर्स में हमारे लिए खासकर जितना हम लोगों को पता अभी तक, एक ही सोर्स नेचुरल हमारे लिए कौन सा है? सन। तो सन क्या करता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। अब लाइट वहां से आ तो रहा है, बट मुझे कैसे पता वो लाइट आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आ रहा है कि वेव ऑप्टिक्स में आ रहा है? अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल थ्योरम डिफाइन किया गया यहाँ पे, जिसको आपको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको एक बार लॉजिक समझ में आया तो हमेशा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स का मतलब ऐसा हमें समझना है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किस टर्म में है, वे ऑप्टिक्स किस टर्म में है। नाउ अगर लाइट जिस सोर्स से क्रॉस कर रही है, लाइट अगर जिस सोर्स से क्रॉस कर रही है, तो लाइट का वेवलेंथ एंड जहां से क्रॉस करने जा रहे हैं होल का वेवलेंथ या जितना भी आपका होल का लेंथ होगा, उसका लेंथ कंपेरेबल है। अगर कंपेयर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। कंपेरेबल नहीं है उस लाइट के वेवलेंथ से, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो कैसे समझा जाता है, देख लो बच्चे से। तो जनरली आपको जितने टाइप्स के वेव्स आपको पता होगा, तो आपका यहाँ पे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, या आपका विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, इतने होते हैं। जो आपका रेंज डिफाइन किया विजुअल रेंज के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं। तो विजिबल रेंज में आपका वेव व्यूअर आपको पता ही होगा। जैसे आप रेड कलर देख पाते हो, आप ऑरेंज कलर देख पाते हो, ब्लू देख पाते हो। क्यों देख पाते हैं? इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो कलर हमारे आंखों पर रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर हमको दिखेगा। लाइक सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट किसी को कैसे दिख पाता है? हमारे ऑब्जेक्ट से कुछ रेडिएशन लाइट निकला होगा, तुम आपकी आंखों पे क्या होगा, आप मुझे देख पा रहे हो, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो यहाँ पे कि मेरा टी शर्ट कलर आपको दिख रहा हो या येलो दिख रहा हो। क्यों? बिकॉज येलो कलर आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो जो कलर आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट करेगा वही कलर आपको दिखेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए आपका विजिबल रेंज में होता है, बिकॉज ये सब कलर हम देख पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा कलर है। तो विजिबल रेंज आपका 7600 एंगस्ट्रम से आपका 3800 एंगस्ट्रम तक है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट टू राइट बढ़ना स्टार्ट किए तो क्या हो रहा है? हमारा वेवलेंथ घट रहा है। तो वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ठीक है, तो आपको रिलेशन एक पता ही होगा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो V इक्वल टू एफ लैम्डा का मतलब क्या होगा? अगर लैम्डा आपका घटेगा तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बारीकी समझते हैं, अच्छे समझते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब एक्चुअली क्या होता है। इट्स लाइक अगर किसी चौक को लेते हैं, चौक को फेंकते दीवार पे, क्या चौक उस दीवार को पेनिट्रेट कर पाया, आर पार हो पाया? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज उसका वेलोसिटी बहुत ही कम रहा होगा। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रोटेशन, कितना कम टाइम में कितनी ज्यादा बार वो अपने आपको रोटेट करके निकल गया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपको एक्सरे, गामा रे दिख नहीं पाता, क्योंकि आपको देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ने जा रहे हैं तो लैम्डा घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो उसका स्पीड भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है? नाउ अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसी भी सोर्स के लिए हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक सपोज करो आपके पास रेड कलर का लेजर लाइट है, वहां से जो लाइट निकला लेजर लाइट, उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करने जा रहा। येलो कलर, ब्लू कलर, जो भी सोर्स आपके पास है उसका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मान लो किसी लाइट को मीडियम से क्रॉस करवा रहे हैं, मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो क्या कांस्टेंट है? हमेशा याद रखना, आपका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रीजन क्या है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंडेंट है, एट दैट सोर्स इज ओनली वन सोर्स, एक ही सोर्स है, इसलिए हमारे पास क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या करेगा? तो चेंज करेगा उसका स्पीड, चेंज करेगा उसका वेवलेंथ, ये चेंज करेगा उसका मीडियम। अब मीडियम में चेंज करने से वेलोसिटी आपका डिफरेंट होगा ही होगा। मीडियम अगर सेम रहेगा तो वेलोसिटी आपका सेम रहेगा, इसलिए तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको सब लॉजिक क्लियर करेंगे धीरे धीरे हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, एक एक पार्ट आपको अच्छे से यहाँ चमक जाएगा। बस ध्यान रखो हम जब बोलने जा रहे हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे आप यहाँ तक समझ गए कि आप जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ना स्टार्ट किए तो क्या हो रहा है? आपका वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ रहा है। अच्छा, तो मान लो विजिबल रीजन की बात करें तो विजिबल रीजन क्या 7600 से लेकर 3800 के बीच में आना चाहिए। तो सपोज करो हम यहाँ पे 5000 एंगस्ट्रम लेते हैं मान लो। तो लेट द सोर्स, जहाँ से लाइट, मान लो आपका होल है, जो होल आपका मान लो कितना मान के चलते हो, सपोज करो आपका 10⁻⁴ mm है। ठीक है, तो 10⁻⁴ mm का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁴ × 10⁻³ मीटर, दैट बिकम्स इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर।
ओके ये आपका होल है, होल का साइज दे रखा है, बहुत ही पतला साइज होगा होल का। नाउ अब ऐसा वेवलेंथ का लाइट लो जिसका भी फ्रीक्वेंसी जिसका वेवलेंथ इसी के आसपास हो। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया 5000 एंगस्ट्रम मानो मैंने लिया। तो 5000 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 5000 × 10 का पावर -10 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 5 × 10 का पावर -7 मीटर। इसका मतलब जो लाइट का वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ जहाँ क्रॉस करने जा रहा है, अप्रॉक्स दोनों इक्वल है, अप्रॉक्स इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं बोल सकते हैं, हाँ कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल है तो ऐसे स्टडी ऑफ लाइट को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अगर कंपेरेबल नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग जब चैप्टर खत्म होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, अच्छा खासा लेक्चर चलेगा इसके ऊपर, मान लो कम से कम 15 to 20 लेक्चर इसके अंदर आपका है जो कंटिन्यू लेक्चर चलेगा आपका। उसके बाद आपका आ गया वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट आपका कैसे मूवमेंट करेगा, मोशन, वेव मोशन रहेगा, जबकि रे ऑप्टिक्स कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आया, ऐसे गया, तुरंत आपका लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। बट यहाँ पे वे ऑप्टिक्स में कैसा होगा आपका, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है कैसा मूवमेंट कर रहा, बिकॉज दोनों वेवलेंथ कंपेरेबल है, ऐसे से गया होगा तो कैसे डेविएट किधर कर गया कुछ नहीं पता हम लोग को यहाँ पे। तो ये चीज़ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, ऐसा नहीं हम लोग को नहीं पता सब कुछ है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा हुआ है कि कैसे स्पॉट ऑफ लाइट वहाँ बनता है, किस चीज़ हमने देखा हुआ है, इसको भी आगे पढ़ाएंगे। बट पहले हम लोग फोकस करते हैं कहाँ पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से फोकस करते हैं हम लोग। नाउ अब थोड़ा देखो यहाँ पे, लाइक सपोज करो कि यहाँ पे दो मीडियम है। पहले जब भी एक सरफेस लेंगे सबसे पहले क्या करना हम लोग को, हमेशा हम लोग एक नॉर्मल रे डिफाइन करना। दिस इज नॉर्मल रे, ठीक है, ये आपका नॉर्मल रे हो गया। नाउ सपोज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ हमेशा बनाएगा। एंगल जब भी बनेगा लाइट का हमेशा नॉर्मल से बनना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना आपको। नाउ सपोज करो मीडियम 1 से आपका मीडियम 2 में क्रॉस किया एक लाइट। एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे देते हैं, बात समझना आप। अगर मान लो कि एक भीड़ भाड़ जैसा इलाका है, तो भीड़ भाड़ इलाके में तेज दौड़ोगे स्लो दौड़ोगे, ऑब्वियसली स्लो दौड़ोगे। खाली इलाका है तो तेज दौड़ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ भीड़ भाड़ इलाके में हम तेज नहीं दौड़ पाएंगे, अपने आप को टर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, कभी लेफ्ट जाएंगे कभी राइट जाएंगे। इसका मतलब आपका स्पीड डिफरेंट चेंज तभी करेगा जब आप डेविएशन करोगे। इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे डेविएशन हुआ है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस रहा होगा। अच्छा, तो लाइट को जाना कैसे चाहिए था, तो लाइट को एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को एक्चुअली स्ट्रेट ऐसे निकलना चाहिए था, बट लाइट ऐसे न जाकर अपने आप को डेविएट कर गया इतना। तो डेविएट किया, डेविएशन का जब भी डेविएशन आ जाए इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का स्पीड चेंज हुआ होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट का स्पीड क्या हुआ, चेंज हुआ। इसलिए ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, v1, तो यहाँ पे क्या दिया मैंने v2, फिर λ1 तो λ2। बट यहाँ पे आपको समझाएंगे f1 f2 का मतलब यहाँ पे आपको पता है एक ही सोर्स ऑफ लाइट है। इसका मतलब लॉजिक आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा ओनली ऑन सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट आपका एक ही है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करने जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f2। इसको मान लो आप f के बराबर मान लो, f1 इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f, मान लो एक ही फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज आपको बता चुके ऑलरेडी यहाँ पे ना। तो चेंज क्या कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे इसका चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज करेगा तो लैम्डा भी चेंज कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज क्यों कर रहा है, बिकॉज मीडियम यहाँ पे चेंज हो गया। आपको लॉजिक समझा चुके हैं, भीड़ वाला इलाका और अगर स्ट्रेट इलाका, बात समझ गए यहाँ पे। नाउ अब देखो यहाँ पे, तो ये एंगल जब भी देखना है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है, अगर लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा, लाइट आया उसी मीडियम में निकल गया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट अगर मान लो आपका एक मीडियम में आया दूसरे मीडियम में चला गया, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर कभी कभी दोनों दिखता है। लाइक अगर सपोज करो मैंने बोला कि पानी का सरफेस ले लो आप उस पर देखो अपने आप को, तो आपको उस पानी के सरफेस पे आपका इमेज दिखेगा। इनफैक्ट पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट वो भी दिखेगा। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों चीज हो रहा है। इसका मतलब तो मुझे कैसे पता चलेगा सर कि रिफ्लेक्शन पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन पढ़ना है? बहुत सिंपल सा आंसर है, ध्यान सुना। जो चीज मैक्सिमम हो रहा होगा, लाइक रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, रिफ्रैक्शन कम हो रहा है, तो वहां रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जो चीज मिनिमम होगा उसको इग्नोर करेंगे, मैक्सिमम वाले को हम लोग साथ लेकर आगे बढ़ेंगे ना। अगर सपोज को रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है समझने के लिए। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ रिफ्लेक्शन हुआ तो कितना हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ तो कितना हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट अभी मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस चीज को इग्नोर ही करते हैं फिलहाल हम लोग ना। तो आप यहां पे देख सकते हो कि v1 v2 λ1 λ2, ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन पता है, यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो अच्छे से समझ लो।
अब आपको पता है इक्वेशन, क्या पता है इक्वेशन आपको, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लिखते हैं तो क्या होगा, v1 इक्वल टू एफ लैम्डा 1 एंड v2 इक्वल टू एफ लैम्डा 2, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा v1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2 इज बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम है। फ्रीक्वेंसी में तो क्या होगा, v अपॉन लैम्डा, v अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में तो क्या होगा, v1 अपॉन लैम्डा 1, v2 अपॉन लैम्डा 2। बात सिंपल यहाँ पे ना हो। अगर बात करें या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते कैसे, v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत यहाँ पे इसको भी नहीं करने जा रहा है। होप करते हैं लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि जब कोई लाइट आपका मीडियम चेंज करेगा तो मीडियम चेंज करेगा तो वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी आपका चेंज करेगा। इनफैक्ट आपका जब लाइट मीडियम 1 से लाइक डेंसर टू रेयर जाएगा तो वहाँ पे आपका फिर से डेविएशन होगा। जब भी लाइट सेम मीडियम में गया तो बोलेंगे रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज किया उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, और मीडियम सेम रहेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ना अब इस बात को समझ गया आपको। थोड़ा लाइट के बारे में और थोड़ा देखते हैं, लाइट का एक्चुअली वैल्यू कितना होता है, इसको रिलेट करने के लिए चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सपोज करो कि लाइट की बात करें, लाइट का आपको बेसिक यहाँ पता होगा कि C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, तो ये आपको पता ही होगा पहले से। C इज इक्वल टू 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये क्या आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू देखा गया एग्जैक्टली लाइट के इक्विवेलेंट इसका वैल्यू आता है। ये वैल्यू होता है 8.85 10⁻⁻12, ये होता है 4 × 10⁻⁷। इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करके आंसर इसका कितना आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका लाइट का स्पीड हो गया जिसको C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको V से भी रिप्रेजेंट कर लो, थोड़ा फीलिंग अच्छा आएगा, बिकॉज वेलोसिटी V फॉर वेलोसिटी, V फॉर यहाँ पे देख सकते हैं। बट जनरली बुक में भी आपको देखा होगा आपने कि लाइट के स्पीड को हम लोग C से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब अगर मान लो इसी लाइट को किसी मीडियम में क्रॉस करवाने जा रहे हैं, आपका सिंपल सा वैक्यूम मीडियम आपका था। अगर मान लो ये फ्री स्पेस का मीडियम था जहां पे लाइट अब क्रॉस कर रहा है तो 1/μ0 इप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर मान लो यही लाइट आपका किसी अदर मीडियम में क्रॉस किया तो क्या होगा, देखते बहुत सिंपल सा है। तो ये आपका हो जाएगा C इक्वल टू 1/√μ0 μr इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r। अब ये चीज़ क्या है, अब इस चीज़ को समझते हैं। एक्चुअली में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसी को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझे तो समझो नेक्स्ट टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा। देखते कैसे, ये तो समझा चुके आपको μ0 इप्सिलॉन नॉट क्या होता है। दिस इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। परमिबिलिटी ऑफ रिलेटिव मीडियम इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम। अच्छा, रिलेटिव मीडियम मतलब क्या, लाइक लाइट आपका पहले फ्री स्पेस में था, अब वो लाइट अगर मान लो रेयर टू डेंसर चला गया तो ऑब्वियसली बात है ना, लाइट का स्पीड चेंज किया, तो लाइट का स्पीड चेंज किया तो उसका स्पीड कितना रेशियो से घट गया, कितना बढ़ गया, कितना घट गया, निकालना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मीडियम में चेंज करें μr, इसको बोलेंगे इप्सिलॉन r। अच्छा, तो इसको हम या फिर ऐसे भी लिख ले, क्या कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ तो, 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट इंटू μr इप्सिलॉन r, कोई दिक्कत। अच्छा, तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब अगर मान लो यहाँ पे इन चीज़ों को और थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें यहाँ पे हम, तो क्या कर सकते हैं, देखो तो क्या आपने देखा। अच्छा, इसको हम बोलेंगे मीडियम के लिए, ये जो आपका आया था C इक्वल टू 1/, इसको ये आपका फ्री स्पेस में था। अब मीडियम में क्रॉस किया तो इसको इतना लिखें, तो Cm कितना है आपका आया, क्या Cm आपका आया 1/√μ0 इप्सिलॉन नॉट इंटू μr इप्सिलॉन r। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर है, क्या ये वैल्यू डायरेक्टली C के बराबर है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं C लाइट इन द मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन μr इप्सिलॉन r। अब आपको थोड़ा चमकेगा, अच्छे से समझेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ है क्या। एक्चुअली में जब लाइट आपका मीडियम चेंज करता है ना, जो आपको n से रिप्रेजेंट करते हो आप लोग या μ से रिप्रेजेंट करते हो, ये एक्चुअली यही वैल्यू है। सो दिस इज द वैल्यू μ, इसको आप n से जनरली रिप्रेजेंट करते हो। इसका मतलब C मीडियम का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आ गया Cm इज इक्वल टू C अपॉन n1। अगर मीडियम मान लो 1 है तो बोलेंगे 1, तो n1 हो जाएगा आपका। 2 रहेगा तो बोलेंगे n2 कर लेंगे। होप करते हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, सब रिलेशन को अच्छे से एक जगह यहाँ पे इकट्ठा करके लिखता कि तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। होप करते हैं यहाँ तक लॉजिक अब क्लियर होगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। नाउ अब देखो, अब यहाँ पे जो बेसिक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारा रिलेशन आया कैसा आया, देखो अच्छे से। तो रिलेशन जो हमारा आया वो ऐसा है कि Cm इज इक्वल टू C अपॉन n।
नाउ सपोज करो मीडियम 1 के लिए निकाल रहे, क्या होगा, CM1 इक्वल टू C अपॉन N1, CM2 इज इक्वल टू C अपॉन N2। अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, अगर दोनों मीडियम को लाइट को डिवाइड कर दिया जाए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CM1 अपॉन CM2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2 बाई N1। ये आपका स्पीड है, यही आपका क्या है, स्पीड। इसको काम करो आप, इसी को स्पीड से रिप्रेजेंट कर लो, V1 बाई V2। तो आपको पहले ही क्वेश्चन पता था कि V1 बाई V2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 इज इक्वल टू किसके बराबर था, आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर था। तो V1 और V2 किसके, N2 बाई N1 के बराबर हो गया। क्या इसको यहाँ पे N2 बाई N1 भी नया टर्म लिख सकते हैं। अब यही चीज़ आप पढ़ते हो, इसको रट्टा मार के रखते हो चीज़ों को, आपको लॉजिकली समझा दिया एक चीज़ कहाँ से आए। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, जो समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मीडियम का मतलब क्या हुआ। जब लाइट आपका मीडियम चेंज करेगा तो मीडियम चेंज करने की वजह से वहाँ पर लाइट के स्पीड में चेंजिंग आएगी, स्पीड में भी, उसके वेवलेंथ में भी चेंजिंग आएगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इस बात को आप दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लो, ये चीज़ आपका भूलना नहीं आपको कभी भी। बिकॉज फ्रीक्वेंसी पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये कौन सा पार्ट, कौन सा आपका लाइक टर्म कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। रीजन क्या है, बिकॉज एक ही सोर्स वहाँ पे है। अच्छा, अब कुछ बातें एक और थोड़ा सा लॉजिकली सुन लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। इससे मैंने बोला कोई भी ऑब्जेक्ट आपको किस कलर के दिख रहा है कैसे पता चलता है। लाइक मैंने बोला कि आपको मेरा टी शर्ट येलो दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है येलो आपको, बिकॉज यहाँ से येलो कलर आया होगा, आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट किया होगा, वही कलर दिखा। समझ गए, जो चीज़ आपकी आंखों पर रिफ्लेक्ट करता है वही कलर आपको दिखता है। तो कहने का मतलब लाइट का सबसे सिंपल तरीका समझने का ये है, लाइट एक एनर्जी सोर्स है आपका, जिसको दो पार्ट में पढ़ना है। इसको स्टडी ऑफ लाइट इज एक्चुअली कॉल्ड ऑप्टिक्स, जिसको दो पार्ट डिवाइड किया गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है आपका, जब आपका लाइट कंपेरेबल, लाइट का वेवलेंथ कंपेरेबल नहीं हो जहाँ सोर्स से टकरा रहा है। कंपेरेबल है तो बोलेंगे आपका वे ऑप्टिक्स, नहीं है तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। होप करते लॉजिक यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये रहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो सबको पता ही होता है कि लाइक कोई लाइट अगर मान लो सोर्स यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे है, लाइट अगर ऐसे आएगा तो वापस चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। नाउ तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ मान लो एक ये सरफेस ऑफ वाटर था, तो यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन भी होगा, यहाँ मतलब दोनों चीज़ होगा, आपका रिफ्लेक्शन भी होगा और एज वेल एज आपका रिफ्रैक्शन भी होगा। तो कौन सा पार्ट कब पढ़ना है आपको बता चुके, जो मैक्सिमम होगा वही हमको पढ़ना होता है। मैक्सिमम रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। होप करते लॉजिक यहाँ पर क्लियर हुआ। अगर ऐसा रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से वही फॉर्मूला V1 बाई V2 इक्वल टू λ1 बाई λ2 इक्वल टू N2 बाई N1, वो चीज़ आपको पढ़ना होता है। अगर मान लो रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आपका लाइट, आपका नॉर्मल रे, आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे, सरफेस एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको भूलना मत, बिकॉज हम लोग आगे जब प्लेन मिरर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आने जा रहा है आपको, बिकॉज ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको करवाएंगे, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको फील दे देगा कि ऑप्टिक्स एक्चुअली कितना बढ़िया चैप्टर है, कितना मजेदार चैप्टर है। इनफैक्ट IIT में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन डील कर देंगे आपको हम चुटकी बजाते हुए। बिलीव मी, बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा, सारे क्वेश्चन आराम से एक ट्रिकी वे में सॉल्व करेंगे, बस आप चीज़ों को ध्यान से देखते चलो। नाउ नेक्स्ट, अब ये चीज़ समझ में आपको आई गया, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे साथ साथ कर लेते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, ये आपका स्फेरिकल मिरर है। सपोज करो कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आने के बाद वो वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे आई लाइट और रिफ्लेक्ट हो गया, वर्टिकली ऊपर चला गया। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे मान लो हो गया। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक आपका स्फेयर है तो बीच में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, और सेंटर कर्वेचर हमेशा क्या होगा, स्टैंजेंट का हमेशा नॉर्मल होगा। इसका मतलब यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कहाँ से क्रॉस करना चाहिए इसको, तो ये क्रॉस करना चाहिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करना चाहिए। ये रहा। अब देख लो नॉर्मल एंगल कितना हो गया, ये एंगल I हो गया और ये एंगल आपका R हो गया। सो दिस इज एंगल I एंड एंगल R। तो ऑब्वियस ये बात है, पूरा एंगल 90 था बिकॉज वर्टिकली रिफ्लेक्ट किया यहाँ पे। पूरा अगर 90 था तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री एंड
45 डिग्री। आपको क्वेश्चन में बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया आपके लिए। मुझे पता चल गया कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका मतलब कोऑर्डिनेट हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में और 45 डिग्री बनाते हुए x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली बोल देंगे इसको। ये आपका मान लो r रेडियस है, इसका कितना बोल देंगे -r/√2 एंड +r/√2। ये कोऑर्डिनेट डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब जरूरी नहीं कि आपका बोल देगा वर्टिकली रिफ्लेक्ट, हम कितना एंगल ले लेंगे। मान लो बोल देगा आपको कि कितना 60 डिग्री रिफ्लेक्ट कर गया, तो 60 पे क्या हो जाएगा आपका, देखो बाइसेक्टर तो हमेशा रहेगा ये। अगर 60 पे चला गया, मतलब ऐसे लाइट ऐसे चला गया, तो क्या करेंगे 30 और 30 पे डिफाइन कर देंगे। फिर 30 पे कोऑर्डिनेट बना दो, कितना कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मान लो बोल दिया 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करके 15 डिग्री ले लो, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लॉजिक समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल रे करे क्या करेगा, हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगा। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज आपका रिफ्लेक्शन बढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्शन दोनों एंगल बराबर होता है, इसका मतलब हमेशा बाइसेक्टर होगा। अब बाइसेक्टर का मतलब हमेशा इक्वल एंगल में डिवाइड करना। इक्वल एंगल मतलब अगर पूरा 60 डिग्री है तो 30 में, पूरा 30 है तो 15 डिग्री में डिवाइड करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो आराम से कर लोगे, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने जा रहा है। नाउ होप करता है आपको लॉजिक समझ में आ गया हो। नाउ नेक्स्ट मान लो ऐसे ही क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं समझाने के लिए। तो नेक्स्ट आपका है कि सपोज करो कि आपका फिर से एक सरफेस आपका ऐसे दे रहे हैं। सो दिस इज सपोज करो x इक्वल टू y²। फिर से वही चीज है, लाइट आया वर्टिकली रिफ्लेक्ट हो गया मान लो, तो लाइट आया, अब कोऑर्डिनेट बताना कितना कोऑर्डिनेट होगा वर्टिकली रिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसका स्लोप डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये स्लोप पता होना चाहिए, स्लोप कितना होगा देख लो। तो पहली बात तो जब भी जाएगा तो ये एंगल इंसिडेंस क्या होगा आपका, एंगल आर के बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आर के बराबर है तो फिर से बाइसेक्टर, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, ये 45, ये स्लोप आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अगर 45 तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल 90 एंगल, तो ये 45 तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, और ये 45 तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब मुझे पता है ये क्या बन गया आपका स्लोप। स्लोप क्या होता है आपका dy/dx। तो dy/dx कितना आ गया आपका tan 45 डिग्री। इसका मतलब बोल सकते हैं dy/dx इक्वल टू आ गया हमारा 1। अब 1 आ गया तो भाई हमें क्या निकालना है, बस यहाँ पे dy/dx निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dx, सॉरी 2y इंटू dy। अब इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू 1 2y। अब मुझे पता है dy/dx कितना आ चुका हमारा आंसर, ये रहा 1, वैल्यू 1 पुट कर लो, तो वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 1/2y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1/2। अगर y आपका 1/2 आया तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, y का वैल्यू x कितना हो जाएगा, सो x इक्वल टू 1/4। ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आपके आते रिफ्लेक्शन वगैरह में, तो आपका आंसर मिल गया। ये था हमारा 1/2, 1/4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही आपका रिफ्लेक्शन क्वेश्चन अगर आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कैसा भी मिरर दे दे हमें, बस यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन करते एक बातें पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमेशा बाइसेक्टर होगा ही होगा, बाइसेक्टर होगा, बाकी आपका क्वेश्चन कैसा भी गिवन क्यों ना हो, आप सिंपल वे में थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करके आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो होप करता है आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट टॉपिक इज प्लेन मिरर, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। होप करता है आपको लेक्चर आज का पसंद आया, और नेक्स्ट लेक्चर से आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिलीव मी, प्लेन मिरर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन IIT में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं। प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चन जितना पार्ट है सब करवा देंगे तरीके से। पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर लेंथ ऑब्जेक्ट हो, कैसे इमेज बनता है उसका सब कुछ समझा देंगे प्लेन मिरर के अंदर। फिर आपका हम देखेंगे क्या कि मिरर आपका ऐसे है, सपोज करो मिरर आपका ऐसे है, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इमेज भी क्या होगा सेम स्पीड से आगे पीछे करेगा। अगर मान लो मिरर को भी आगे भगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे भगा रहे हैं, अब क्या होगा, या फिर दोनों को इस तरफ लेके आ रहे हैं, अब क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्ट भी देखेंगे अच्छे से हम लोग, किसी पर्टिकुलर एंगल पे भी देखेंगे। जितने टाइप्स क्वेश्चन आपके IIT में आते हैं, नीट में आते हैं, सारे टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप करते हैं आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।